हेलो स्टूडेंट्स, देखें आज हम मंडी सुपरवाइजर 2016 HSSC पेपर जो है मॉर्निंग शिफ्ट का वो सोल्व करने जा रहे हैं। और कल जो है हम बाकी पेपर सोल्व कर चुके थे और हमारा मैथ्स का पेपर रहता है। और जो मैथ्स के क्वेश्चन अब हम सोल्व करने जा रहे हैं। और इसी के साथ शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी सममित आव्यूह हैं और ए बी माइनस बी ए है। तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? देखिए, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए और बी कैसे हैं? सिमेट्रिक। ये आपका मैट्रिक्स का सम है, ठीक है। सिमेट्रिक matrices then AB माइनस बी ए माइनस बी ए क्या होगा? इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, आप देखते हैं इसमें। देखिए सॉल्यूशन, जहां तक हम बात करें ए एंड बी कैसे हैं? आर सिमेट्रिक। ये हमें गिवन है, ये दिया गया है कि ये क्या है? सिमेट्रिक ऑर्डर में है। तो सिमेट्रिक ऑर्डर में है तो आई कैन से, मैं कह सकती हूँ कि कॉन्जुगेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, एंड आप इसको डैश भी बोल सकते हो, बी डैश इज इक्वल टू बी। ये देखिए हमारे पास जो है मैट्रिक्स का रूल होता है, कॉन्जुगेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी होता है। और जो है इसको मैं नंबर 1 मान लेती हूँ। क्या मान लेती हूँ? नंबर 1। अब हमने लेट कर लिया, माना ए बी माइनस बी ए, कि ए बी माइनस बी ए का भी मैंने कॉन्जुगेट कर दिया है। तो आई कैन राइट दिस ए बी कॉन्जुगेट, यानी मैं अलग अलग कर सकती हूँ इसको, माइनस बी ए कॉन्जुगेट। मैंने इन दोनों का डैश जो है वो अलग अलग कर दिया। कैन राइट, मैं लिख सकती हूँ इसको ऐसे। आप देखिए ये ऐसा मैंने क्यों किया? ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, ये भी मैं लिख सकती हूँ। और अगर मैं ए बी डैश करूं तो दिस बिकम बी डैश इंटू ए डैश, यानी कॉन्जुगेट लगाने से क्या हो गया? बी डैश ए डैश। इनका ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया और ये अलग अलग हो गई। और दिस इंप्लाइज बी डैश ए डैश माइनस, इसको अलग से स्टेप बनाती हूँ मैं। तो देखिए बी डैश ए डैश इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, ए डैश बी डैश, ऑर्डर चेंज हो गया है। तो वी गेट बी ए, ये क्या बन जाएगा? बी ए माइनस डैश से डैश कट गया, ए बी, बी ए माइनस ए बी। क्लियर? अब हम नेक्स्ट स्टेप पे अगर बात करें तो क्या आएगा हमारे पास? माइनस मैंने अपनी तरफ से माइनस से डिवाइड कर दिए, तो ए बी माइनस बी ए, इनका ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया बाहर माइनस लेने से। ये देखिए ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया, मैंने माइनस ले लिया है बाहर। और जो है ऑर्डर चेंज होने से दिस इंप्लाइज नेक्स्ट स्टेप ए बी माइनस बी ए, और जो मैं इसका कॉन्जुगेट ले लेती हूँ तो दिस बिकम माइनस एज इट इज ए बी माइनस बी ए। और जो है यही तो हमें प्रूव करना था, ए बी माइनस बी ए जो है माइनस आ गया। तो ये क्या है? एक तिरछी सममित आव्यूह है, एक तिरछी सममित आव्यूह है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं।
कम ऑन क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71। देखिए, ए बी और सी कम और समय का क्वेश्चन है। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 14, 6 और 12 दिनों में करते हैं। ये लीजिए, हमारे पास हो गया है ए, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी। ये देखिए, मैंने ले लिया है ए बी सी। और जो है ए एक काम को 14 डेज में करता है और बी जो है वो 6 दिनों में करता है। और सी कितने दिनों में करता है? ये सी थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, 12 दिनों में। तो आगे क्या पूछा गया है? एक साथ काम करने पर ये उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे? 14, 6 और 12 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे? लघुत्तम एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है कि पहले आप बड़ी स्टेटमेंट को पकड़िए। 14 2 जा 28, 14 दूनी 28, 28 इनसे डिवाइड नहीं है तो ये नहीं होगा। 14 ये 42, 42 12 की टेबल में नहीं आ रहा है तो 14 6 84। तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम। देखिए, आप शॉर्टकट ट्रिक से इसको करोगे। अब मैंने एलसीएम को यहाँ लिख दिया है। ये टोटल नंबर क्या हो गए हैं आप देखिए। इसको इससे क्या करोगे? डिवाइड। 14 6 जा 84, 6 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 14, 14 6 84 और 12 6 72, 12 से 84 हमारे पास ये आ गए। अब इनको टोटल कर लीजिए। 6 + 14 + 7 बिकम 14 और 6 20 और 7 27। टोटल कितना आ गया? 27। अब हमें निकालना क्या है? ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कार्य पूरा करेंगे। तीनों का काम निकालना है। उस काम को पूरा कितने दिनों में करेंगे। तो पूरा करने का देखिए तो क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेज कितने? 84 काम है और तीनों मिलकर 27 काम कर लिया है। तो कितने दिन लेंगे? इसको इससे काट दीजिए। 3 से कटेगा, 3 निम 27, 3 दूनी 6 और 3 अठे 24। तो 28/9। तो वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 28/9 डेज में पूरा कर देंगे। तो देखिए, ये मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक से बताया है। आपको कुछ भी नहीं करना। ए का काम ए के दिन, बी के दिन, सी के दिन मैंने लिख दिए हैं और जो है इनका तीनों का एलसीएम लिया और जो है वो क्या आया? 84। एलसीएम को और इसको डिवाइड करके यहाँ लिख दो। एलसीएम को और इसको डिवाइड करके यहाँ लिख दो। एलसीएम को और इसको डिवाइड करके यहाँ मैंने लिख दिया। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है। ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी और जो है 84। टोटल कितनी एफिशिएंसी हो गई? 27। तो 84 जो है उसको 27 से क्या कर देंगे? डिवाइड। और इतने डेज में जो है काम जो है वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 72। 72 यदि p की पावर x इज इक्वल टू q की पावर y इज इक्वल टू r की पावर z और q/p इज इक्वल टू r/q हो तो 2z/x + z का हमें मान निकालना है। देखिए, अब हमारे पास ये हमें गिवन है कि तीनों इक्वल है और q/p भी इक्वल है r/q के। तो हमें निकालना 2z/x + z। तो देखिए, हम पहले क्या कर लेते दोस्तों? p की x इज इक्वल टू q की y इज इक्वल टू r की पावर z, तीनों को k के इक्वल मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हो। x y z तो इधर है, w मान लो, v मान लो, कोई भी मान सकते हो एज यू विश।
तो मैंने इन तीनों को जब ये इक्वल है तो के इक्वल लेट कर लिया है, मान लिया ये सब के इक्वल हैं। जब सारे ही इक्वल हैं तो मैंने इसको अलग निकाल लिया, और ये के सबके इक्वल है तो मैंने यहाँ रख लिया इसको। और जो है ये पावर x/1 है, और जब ये इस लक्ष्मण रेखा को पार करेगी तो 1/x बन जाएगी। क्या बनेगी? k की पावर 1/x। पावर जो है पलट जाएगी, क्या बनेगी? k की पावर 1/x। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं q की पावर y ले लेती हूँ, उसको भी मैंने k के इक्वल रख दिया है, तो बिकम q इज इक्वल टू y/1 है तो k की पावर 1/y। और ऐसे ही मैं अगर r की पावर z को k के इक्वल रखती हूँ तो r क्या बच जाएगा दोस्तों? 1/z। क्लियर? 1/z। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सबको स्टेप समझ में आ रहे होंगे। जब भी इक्वल टू से इधर आएंगी तो पावर रेसिप्रोकल हो जाएंगी, उलट जाएंगी। x है तो 1/x, y है तो 1/y, z है तो 1/z। अब इसका काम हमारा खत्म। अब हम आते हैं इस स्टेप पे, और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है q/p इज इक्वल टू r/q। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, q इंटू क्यू। जब भी कभी दो फ्रैक्शन इक्वल में आते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। q इंटू क्यू, क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू p इंटू आर, पी आर। क्लियर? अब हमारे पास q की वैल्यू क्या है? k की पावर 1/y, k की पावर 1/y। तो मैं q की जगह क्या पुट कर दूं? यहाँ ले आओ स्टेप को, और मैंने q की जगह k की पावर 1/y पुट कर दिया, और स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। इज इक्वल टू p इंटू आर। p क्या है? k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/z। कैन राइट? लिख सकती हूँ, लेकिन हमें लेके क्या आना है? 2z/x प्लस z। तो अब क्या करेंगे हम? देखिए, k की पावर टू पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो k की पावर 2 1 जा 2, 2/y। k की पावर क्या बन गई? 2/y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। जब बेस सेम होते हैं और तो पावर और बीच में मल्टीप्लाई होती तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। क्या हो जाएंगी? ऐड। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड। k तो रह जाएगा बेस 1/x प्लस 1/z। अब हम इनका एलसीएम रफ में ले लेते हैं। रफली 1/x प्लस 1/z का एलसीएम जब लेंगे हम, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, xz एलसीएम, xz क्या आ जाएगा? एलसीएम। x से x कैंसिल, z प्लस z से z कैंसिल, x। तो आई कैन राइट दिस स्टेप, दिस इम्प्लाइज k की पावर 2/y इज इक्वल टू k की पावर z प्लस x/xz या zx। क्लियर? इज इट क्लियर? और जब ये पावर, जब ये जो बेस सेम होते हैं और इक्वल टू, तो बेस से बेस कैंसिल। जरूरी नहीं आप उसको करके ही दिखाओ, लेकिन बेस से बेस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बेस से बेस जब कैंसिल हो गया है तो दिस इम्प्लाइज 2/y एज इट इज रह जाएगा। 2/y, ये रफ को मैं इरेज कर देती हूँ। 2/y इज इक्वल टू z प्लस x/xz। कैन राइट? अब फिर फ्रैक्शन हो गए हैं, इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2zx या xz इज इक्वल टू z प्लस x इंटू वाई। कुछ भी नहीं किया मैंने, इसके साथ मल्टीप्लाई, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दी है। और दिस बिकम, अब हमारे पास देखिए हमारा टारगेट क्या, हमें 2z रखना है। यहाँ 2z को मैंने इधर रखा, और इज इक्वल टू x प्लस z की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे? 2z अपॉन
एक्स प्लस जेड को मैं इधर ले आती हूँ, तो उधर क्या बच गया हमारे पास वाई सिंगल, और इधर क्या बच गया एक्स। ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। देखिए अब हम इस स्टेप को अपने को देखेंगे कि हमें क्या प्रूव करना है स्टेटमेंट में, और जो है उसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन में है। तो मैंने क्या किया, देखिए 2z को मैंने इधर रख लिया, x मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड कर देगा, और z प्लस एक्स मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड। और जो है 2z अपॉन एक्स प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन एक्स। क्या आई, y अपॉन एक्स। क्या ये ऑप्शन में है, बी ऑप्शन होगा आपका, तो बी जो है वो ऑप्शन होगा। और जो है उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 पे आइए। एक दुकानदार, बहुत ही अच्छा समय होता बानी का और बार बार पूछा जाता है। देखिए एक दुकानदार 10 रुपए में 15 आम खरीदता है। 10 रुपए में कितने आम खरीदता है, आम खरीदता है कितने, 15। 10 रुपए में कितने आम, 15 आम। और खरीदने को क्या बोलते हैं हम, क्रय मूल्य। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है सबको। और नेक्स्ट स्टेप में उसने कहा है कि 10 आमों को 15 रुपए में बेचता है। 10 आमों को 15 रुपए में, तो हम रुपयों की तरफ क्या कर लेते हैं, रुपए। 15 रुपए में कितने बेचता है, 15 रुपए में बेचता है 10 आम। ये हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी इसको बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। तो देखिए एक दुकानदार 10 रुपए में कितने आम बेचता है, 15 खरीदता है सॉरी, और 15 रुपए में 10 बेचता है। तो कभी जब 10 में 15, 15 में 10, 2 में 3, 3 में 2 नींबू, आम, टॉफियाँ, इस तरह के सम्स जो आते हैं, तो कुछ भी नहीं करना आपको। एक तरफ आप क्रय और ये रुपीज हो गए, यहाँ क्रय और विक्रय यानी उनके दाम लिख लोगे। और ये लिखने के बाद बेटा आप जो इनको क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 दाई 100, और जो है 100 हमारे पास क्या आ गया, अब ये क्रय मूल्य। 100 रुपीज क्या आ गया है, ये क्रय मूल्य, ठीक है। और 15 गुना 15 कितना हो गया, 225। 225 रुपये हमारे पास क्या आ गया है, विक्रय मूल्य। क्या आ गया है, विक्रय मूल्य। क्लियर, ये आ गया। तो देखिए कोई चीज हमने 225 रुपये में बेची और 100 में हमने खरीदी, तो क्या हो गया, लाभ। क्योंकि हमें रुपए बच रहे हैं, हमने खरीदी कम में और बेची ज्यादा में, तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना बहुत ही इजी लग रहा है। अब क्यों लग रहा है, क्योंकि जब हमें विक्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है, तो विक्रय में से पहले क्रय घटा दीजिए तो लाभ निकल आएगा आपके पास। 225 में से 100 माइनस करिए तो ये बच गया हमारे पास 125, और जो है 125 लाभ गुना 100 और बटे क्रय मूल्य, ये होता है हमारा फार्मूला। लाभ परसेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, सिंपल लाभ बिना परसेंट वाला लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। 100 से 100 कैंसिल, तो 125% क्या हो गया उसे फायदा। 125% क्या हो गया उसे फायदा। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 देखिए बहुत ही इजी है, कैलकुलेशन है बस। +6 + 112 मल्टीप्लाई 1.75 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लाई 2। जब आपको ये दिया गया हो यहाँ क्या आएगा, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसको हम XYZ या खाली डिब्बा कुछ भी मान लो आप। चलो जो बच्चे एक्स से डरते हैं तो मैं ऐसे मान लेती हूँ कि ये हमें निकालना है, ये कोई बॉक्स है। बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको बोर्ड मास पता होगा, क्या पता होगा, बोर्ड मास।
एक बार फिर भी बता देती हूँ। पहले ब्रैकेट होती तो आप वो सोल्व करते, नहीं है ब्रैकेट। ओ ऑफ का भी नहीं है, डी डिवाइड भी मुझे नजर नहीं आ रहा, एम मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन को पकड़ते हैं। पहले आप इसको तो सोल्व कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि पहले हम मल्टीप्लाई ही सोल्व कर लेते हैं। चलो 112 गुना 175, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7 और 1 2 1 1 0 10, 8 और 5 13, 14 15 और 1 16 का 6 ऐसे लग गया 1 7 और 1 8 और 1 9। तो मेरे पास आ गया 19600। क्या आ गया मेरे पास? 19600। यहाँ लिख देती हूँ मैं। और जो है आप बॉक्स को इधर के इधर रखो, मल्टीप्लाई 2। अब हम देखें तीनों ही प्लस के हो गए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए आप इनको प्लस करिए, और प्लस करोगे तो यू विल गेट, और इसमें जो है पॉइंट है 2 के बाद, ये भूलना नहीं। पहले मैंने सिंपल मल्टीप्लाई की, फिर 1 2 2 के बाद पॉइंट है तो मैंने भी पॉइंट रख दिया, तो 0 बेकार हो जाती पॉइंट के बाद। अब हम जब इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद आएगा 5152, इन सब का जोड़, और ये 2 के साथ क्या है? मल्टीप्लाई। हमें जो चीज निकालनी इसको इधर रख लिया, ये मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्या हो जाएगा? डिवाइड। और काट दीजिए आप। 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 पंजे 10, और जो है बच गया 1 हमारे पास। 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, बच गया 1, 2 सत्ते 14 और 2 छिक 12। तो जो है 2576 जो है वो हमारा आंसर आ गया है। ये कौन सा जो पार्ट है? पार्ट नंबर ये ABC में से जो है ऑप्शन में होगा 2576। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आइए 75 क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 75, 220 में कौन सी न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या, कम से कम नंबर जो है ऐड किया जाए, जोड़ा जाए कि जो योगफल आए वो पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब पूर्ण वर्ग को आप जानते हो, पूर्ण वर्ग क्या है? 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो उतने को उतने से ही मल्टीप्लाई करने से जो भी नंबर हमें मिलता है वो पूर्ण वर्ग है। ये पूर्ण वर्ग है। अगर मैं इसको 2 4 जा 8 लिख देती हूँ तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ अलग नंबर है, दोनों डिजिट एक जैसे होने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ पूर्ण वर्ग समझ में आ गए होंगे। अब आइए आप क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कम से कम, यहाँ आपको कमांड करना है। अगर यहाँ ज्यादा से ज्यादा होती तो आप HCF निकालते, महत्तम समापवर्तक, और कम से कम है तो आपको क्या निकालना है? LCM, लघुत्तम समापवर्तक। लेस है कैसे निकालोगे? देखिए, अब 220 जो है हमारे पास संख्या है, तो इसका हम कम से कम का मीन आप वर्गमूल निकाल लीजिए, इजी पड़ेगा। कंपटीशन में हो आप। मैंने पेयर बना लिया इस साइड से, और बचा क्या? 2। जितना यहाँ लेंगे उतना ही यहाँ लेंगे। 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1। अब जोड़ा उतारेंगे, वर्गमूल में जोड़ा उतारेंगे, 1 और 1 2, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के लिख देंगे, 1 और 1 2। अब 2 छिक 12, 6 तो यही हो जाएगा, तो ज़्यादा जाएगा, आप 5 पे ले जाइए। 5 पंजे 25, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके, और 5 दूनी 10 और 2 12। देखो ये ज़्यादा जा रहा है, लेकिन कुछ जोड़ना है, इसमें कुछ ऐड करना है, तो वो संख्या भी तो बड़ी बनेगी ना। तो ऐसी कंडीशन में आप एक ज़्यादा पर लेके जाओगे। जब आपको कहा जाए इस संख्या में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो पूर्ण वर्ग कंप्लीट स्क्वायर, तो उसके लिए आप क्या करोगे? जो है एक संख्या आप एक डिजिट ज़्यादा पर लेके जाओगे, अदरवाइज ये 4 पे जाता। लेकिन हमें कुछ ऐड करना है,
तो ऐड जब ही तो करेंगे जब यहाँ कुछ ज्यादा जाएगा, एक ही डिजिट ज्यादा होना चाहिए और ज्यादा नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अब देखिए हम इसको ऐसे रफली जो है माइनस करके देख लेते हैं। 125 में से 20 गए तो क्या बचेगा, 5। इसका मतलब इस 5 ने काम खराब कर रखा है। अगर मैं यहाँ 5 ऐड कर देती तो मेरा यहाँ पे उतरता सम्स के लिए 25, 25, और 25 के नीचे 125 आ जाता और ये पूरा कट जाता, कंप्लीट स्क्वायर होता। तो इसका मीन्स किसकी कमी रहती है, 5 की। तो 5 ही तो है वो, 5 वह छोटी से छोटी संख्या है या कम से कम संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, संख्या है जिसे 220 में जोड़ने पर 220 में अगर मैं ऐड कर देती हूँ पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। एक बार जरा देख लेते हैं वेरीफाई करके। हमारे पास 220 है, मैंने 5 जोड़ दिए हैं, कितना बना 225, और 225 किसका वर्गमूल है, 225 कंप्लीट स्क्वायर है 15 का, किसका, 15 का, 15 का। तो ये वेरिफिकेशन के लिए थी केवल। आंसर हमारा क्या होगा, 5। समझ आ रहा होगा सबको। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 पे अगर हम आए तो ये आ गया हमारा ब्याज, ब्याज वाला सम। ये कह रहा है 10,000 रुपये की रकम, तो जो है हम किसी को लेते देते हैं जिससे शुरुआत होती है, ये मान लीजिए आप, उन रुपयों को हम बोलते हैं मूलधन, और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो कितना आ गया हमारे पास, 10,000 रुपये, इससे बात स्टार्ट हुई है। तो जो है ये हमारे पास हो गया मूलधन, शुरुआती पैसा, और 2 वर्ष में ये हो गया हमारे पास टाइम। टाइम कितना है, 2 वर्ष। 2 वर्ष में 20,736 हो जाती है। अब सपोज करिए आपने 10,000 रुपये बैंक में जमा करवा दिए 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा। तो कुछ बढ़ के आपको मान लो 12,000 रुपये मिल गए, मिलते हैं ना बैंक में। तो 10,000 रुपये के आपको कितने मिल गए, 12,000 रुपये। तो ये आपका क्या होगा, मिश्र धन, चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज लग लुगा के, और तब ये कुल पैसा है। आप जब निकलवाओगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा। ओके, तो इतने रुपए हो जाएंगे, यानी इंटरेस्ट लग लुगा के आपको तब वो रुपए जो हैं मिले हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, चक्रवर्ती मिश्र धन, चक्रवर्ती मिश्र धन। मिश्र मीन मिला हुआ धन, चक्कर में ब्याज लग के, यानी 1 साल का, फिर पैसे बढ़े, फिर उस बढ़े हुए पैसे पे और दुगना ब्याज मिलना और ज़्यादा ब्याज मिलना। तो चक्र में जो वृद्धि हुई, बढ़ा और मिलजुल कर वो पैसा, यानी टोटल फाइनली जो हम निकलवाने जाएंगे वो कितना है, 20,736 रुपये। अब देखिए, और जो है पूछा क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी 6 महीने की, 6 किस्तें, ये लगा लीजिए आप, 6 मंथ में। जैसे हम कहते हैं 10,000 तो हम नहीं भर सकते एक बार, तो कहते हैं किस्त बार भर दो 5-5 हजार रुपये 2 बार। तो ऐसे अर्धवार्षिक आधा जो है महीने में, आधा साल में जो है किस्त भरी जाती है, 6 बोल सकते हो आप इसको। तो रूप से संयोजित है। इस स्थिति में वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी किस रेट पर उसने पैसे दिए थे, दर % आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए बहुत ही इजी, चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा 1 जमा दर बटे 100 और शक्ति समय, पावर में क्या हो जाएगा, टाइम। अब चक्रवर्ती मिश्र धन के नीचे चक्रवर्ती मिश्र धन लिखिए, नुकसान क्या है, गिवन है हमें, और इज इक्वल टू मूलधन कितना है 10,000 रुपये, गुना 1 जमा दर, दर तो हमें निकालनी है तो x मान लीजिए इसको, अपॉन 100 इंटू टाइम, टाइम कितना था 2 वर्ष। अब देखिए क्या है ये, 6 माही।
तो ब्याज जब अर्धवार्षिक जुड़ता है तो अर्धवार्षिक में दर का आधा और समय का दुगना, ये भूलना नहीं आपको। क्या करना है? दर का आधा और समय का दुगना। समय को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना दिया है उसका डबल हो जाएगा। समय का क्या हो जाएगा? टाइम का डबल। तो करो अब आधा, 2 वर्ष है, समय का डबल हो जाएगा, तो फाइनली टाइम क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 4 वर्ष। कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। और जो है दर कितनी हो जाएगी? एक्स है तो कितनी हो जाएगी? दर का आधा x/2। किसी चीज का हाफ करते हैं, आधा करते हैं, 100 है तो 50, 2 से भागी तो किया, x है तो x/2। तो ये हो गई हमारी अर्धवार्षिक की वजह से दर का आधा और समय का मैंने क्या कर दिया? दुगना। क्लियर? उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। आप समय कितना रखोगे? 4 साल। समय क्या हो गया है हमारे पास? डबल। सॉरी, डबल होने के बाद 4 जो है वर्ष हो गया है। अब ये मल्टीप्लाई थ्रू आउट इधर लेके आओ इसको, क्या बन जाएगा? डिवाइड 20,736 बटे 10,000 बराबर है, बच गया क्या? 1 + x/200 करो इसको सीधा, और जो है पावर 4, ये एज इट इज रहने दीजिए। अभी आप इसको काट लो, पहले काट के छोटा करो इसको। 20,736 बटे 10,000 काट लीजिए। 2 से काट देती, 2 पंजे 10, 0 0 0, 2 एकम 2, 0, 2 तिया 6, बच गया 1, 2 छिक 12, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 0, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 चौक 8, और काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 की 0, 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 2 दूनी 4। तो फाइनली जो है अब हमने ये सॉल्व किया। अभी और भी सॉल्व हो जाएगा, ये 2 से और कट रहा है तो और काट दीजिए। 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, और 2 छिक 12। ये हमारे पास आ गया 1296 बटे 625। तो अब देखिए 1296 बटे 625 का मतलब क्या है? 625 ये किसकी 4 पावर बनेगा? अब जितनी पावर यहाँ है दर में, हम उतनी ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम इससे आइडिया ले लेते हैं, ये इजी होता है। देखिए कितने की पावर बन सकता है? 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। तो 1 2 3 4, 5 की पावर 4 क्या होता है? 625। तो ये किसकी 4 होगा? 6 की। 6 छिक 36, 36 छिक 216, और 216 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1296। तो अब मैं इसको स्टैंडर्डाइज करके लिख रही हूँ। 6 बटे 5 अलग अलग पावर ना लगा के मैंने एक ही 4 पावर लगा दी है, और इज इक्वल टू ये यूं का यूं रहेगा 1 बटा x बटे 200, और जो है पावर 4, 4 पावर से 4 पावर कट गई, और जो है ये ब्रैकेट खोल दी अब मैंने, तो ये 1 इधर आके प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो देखिए 6 बटे 5 माइनस 1 ये वाला इज इक्वल टू x बटे 200। x बटे 200 1 लगा सकती हूँ, एलसीएम ले लीजिए। 5 आ गया एलसीएम, 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1, 1 बटे 5, और ये एज इट इज। अब दिस बिकम 1 बटा 5 बराबर है x बटे 200। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको क्रॉस करोगे तो कैसे करोगे? x 5x इज इक्वल टू 200, और x बराबर है 200 बटे 5, 5 चौक 20, 40। कितना आ गया हमारे पास? 40। 40 क्या था? परसेंट दर। तो दर कितनी आ गई हमारे पास? 40%। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 76। तो सी इसका आंसर सही है, 40%। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 77 क्वेश्चन नंबर पर।
क्वेश्चन नंबर 77, ये हमें कोई ट्रायंगल दी गई है और BC जो है कोई साइड है और ये इनके बाइसेक्टर है, इस एंगल का बाइसेक्टर, और ये इस एंगल का बाइसेक्टर में मैंने बना दिया और वो आकर मिलता है O पर। किस पर आकर मिलता है? O पर। ये हो गई है कोई ट्रायंगल, और ट्रायंगल को नाम दे देती हूँ मैं A, और यहाँ पर मान लेती हूँ मैं B, और ये हो गई C, ये O हो गया, इसको P मान लीजिए, और ये हो गया Q। क्लियर फिगर। अब उसके बाद कहा गया है चित्र में ट्रायंगल ABC की AB और AC आपको दिखाई दे रहा है, AB और AC भुजाओं को बढ़ा दिया गया है P और Q तक, और फिर इनके बाइसेक्टर कर दिए गए, खींच दिए गए हैं BO एंड CO। बाइसेक्टर मीन ये और ये इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और हमें दिखाना क्या है? BOC का मान कितना होगा, कितना BOC का मान क्या होगा। देखिए जहां तक दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, प्रूफ है, ये थ्योरम है, BOC के मान का जहां तक जिक्र है तो आपको इजी रहेगा, अच्छा रहेगा कि आप इसको याद कर लें, माइंड में रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रूफ काफ़ी बड़ा है इसका। तो और 9th क्लास में जो है ये एग्जाम्पल है चैप्टर नंबर 6 में, आप वहाँ से इसको जो है क्लियर कर लें। तो BOC का मान जहाँ आएगा तो 90 डिग्री माइनस हाफ BAC, ये जो है थ्योरम है, थ्योरम से आप क्लियर करें। थ्योरम क्या कहती है वो मैं बता देती हूँ आपको, और ये फिर आपको प्रूफ डायरेक्ट है इसलिए याद रख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। जब किसी ट्रायंगल की दो साइडों को बढ़ाया जाता है, तो हमने बढ़ा दिया है, और उसके बाइसेक्टर किसी पॉइंट पर आकर मिलते हैं, तो बाइसेक्टर द्वारा बनाया गया एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल BOC इज इक्वल टू 90, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो हमारे पास जो है ये दोनों एंगल एक्चुअली में 90 माइनस हाफ BAC इस एंगल का क्या हो जाएगा? हाफ। ये आप याद रखें, और इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 दी गई श्रृंखला में, देखिए आपको पैटर्न दिया गया है, रीजनिंग का समय ये, और 12, 19, 31, 50, आगे क्या आएगा ये आपको निकालना है। आगे क्या आएगा ये आपको निकालना है। देखिए इसके लिए आप क्या करोगे, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम पैटर्न को देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि ये आखिर है क्या। देखिए 7, 12, 19 और जो है 31, 50, अब यहाँ क्या आएगा ये हमें निकालना है। तो देखिए 2 + 3 5, और 5 और 2 7, तो +2 किया, फिर उसके बाद +5 है, फिर +7 है, फिर 31 - 19, तो कितना है? 31 - 19 12, 11 में से 9 गए, 2 बच गए ना, और 50 में से 31 गए, तो हमारे पास बचे 19। अब आप पैटर्न को देखिए, 3 + 2 5, 5 अगली में जोड़ दिया, 5 + 2 7 जोड़ दिया हमने, 7 + 5 12, 12 + 7 19। तो नेचुरली अब इसका और इसका सम जो है यहाँ इसमें प्लस होकर आ जाएगा। तो पहले हम इन दोनों का ही प्लस कर लेते हैं। 9 और 2 11, 2 और 1 3, यानी 31 को मुझे 51 में प्लस करके यहाँ लिखना है, और तब हमारी सीरीज क्या हो जाएगी? कंप्लीट। तो 1 और 5 और 3 8, तो 81 जो है इसका आंसर होगा, और वो जो है ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए गए थे, और मैं इसमें ऑप्शन देखो लिख नहीं रही हूँ, टाइम वेस्टिंग है, और जो कॉम्पिटिटर जो हैं उनको फाइनली सॉल्यूशन आना चाहिए, और जो है मैं और 3 ऑप्शन नहीं लिख रही हूँ, मैथ्स पार्ट में यही रहेगा, क्योंकि वो मुझे लिखना पड़ता है और मेरा भी टाइम वेस्ट और आपका भी, फाइनली आपको समझ आ जाए इससे ज़्यादा क्या है। तो अब आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 79। ये ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है।
79 क्वेश्चन नंबर पे आइए। कोई आपको ट्राइंगल दी गई है, क्या दी गई है? ट्राइंगल। और ये जो है ये ट्राइंगल हो गई, और ये इसकी हाइट हो गई है। ये राइट एंगल है, डी है इसका नाम। और मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखिए ये ट्राइंगल कैसी है? समबाहु त्रिभुज। सम मीन समान, बाहु मीन भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं क्या हैं? समान। ये लो, सारी भुजाएं क्या है? समान। और जब वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो बेस को क्या कर देता है? दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये 90 लगाया तो श्योर है वर्टेक्स से क्या डाला गया है? परपेंडिकुलर, लंब। जब कभी इस वर्टेक्स से लंब डाला जाता है तो वो इसको डिवाइड कर देता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो मान लिया ये साइड भी ए है, ये भी ए है, तो ये दो में बट गई तो आधा आधा बांट दो, एक आधा एक आधा, पूरी ए बन गई। ठीक है, ये हमारे पास हो गई समबाहु त्रिभुज। इसकी ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल निकालना है ट्राइंगल का। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए पहले एक पीसीज आप ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी में पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस सबको आती होगी। पाइथागोरस होती है 90 के सामने वाली साइड, इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण जो है वो सबसे लंबी भुजा होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में। तो कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग और जमा लंब का वर्ग। क्लियर? समझ आ रहा है सबको? और ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस 12 12 144। अब जो है ए दोनों एक जैसी कास्ट लग रही है तो मैं इसको इधर ले आती हूँ। दोनों जो हैं ये सजातीय लग रहे हैं मुझे। ए की टर्म है, दोनों वेरिएबल अटैच हैं, तो मैंने इसको 144 कर दिया है। एलसीएम ले लो आप ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करोगे? 4 एलसीएम, तो 4 ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। 4 ए स्क्वेयर में से ए स्क्वेयर गए तो कितना बचा? 3 ए स्क्वेयर और बटे 4 ये वाला, और ये बन जाएगा 4 ए स्क्वेयर 3 ए स्क्वेयर बाई 4 इज इक्वल टू 144। ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई। और ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 जो है वो मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। 3 चौक 12, 3 अठे 24 और 4 हमारा नहीं कटा है, तो ये बन जाएगा फाइनली ए इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा क्योंकि स्क्वेयर से रूट बन जाएगा। 48 मल्टीप्लाई 4, ये हो गया 16 3 48 और 16 में से 4 निकलाया और 4 का कितना हो जाएगा? 2। फाइनली ये बन गया है 4 और 2 यहाँ से 4 दूनी 8 रूट 3। क्या आ गई हमारे पास साइड? 8 रूट 3। अब 8 रूट 3 आ गई है तो हमें निकालना क्या है? एरिया। क्या निकालना हमें? एरिया। अब देखिए एरिया कैसे निकालोगे? क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा की 2। क्या होता है? √3/4 भुजा की 2। √3/4 भुजा कितनी आई है? 8 रूट 3। 8 रूट 3 और इसकी 2 पावर कर दीजिए। दिस बिकम √3/4। 8 रूट 3 गुना 8 रूट 3, मैंने ये 2 बार लिख लिया है। तो 4 दूनी 8 रूट 3 और रूट 3 क्या बन जाएगा? 3। 3 दूनी 6, 6 ठे 48, तो 48 रूट 3 हमारे पास। √3 इंटू √3 तो 3 ही बन गया था। 3 दूनी 6, 6 ठे 48 और √3 ये। और एरिया है तो सेंटीमीटर में हमारी साइड चल रही थी तो स्क्वायर सेंटीमीटर। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ गया होगा। बस दोस्तों अब जो बचे हुए सम्स हैं वो जो हैं कल करवाएंगे और क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
और जो है उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें हमारे चैनल से। थैंक यू।